चलिए जी, तो फाइनली आप कह सकते हैं कि आपका एक बहुत ही बड़ा और बेहतरीन चैप्टर था जो कि आपके बेस को बिल्डअप करने के लिए बहुत जरूरी था, और वो फाइनली हो गया आपका समाप्त। अब हम पहुंच गए अपने 10 का दम पे, और यहां पहुंचने का मतलब क्या होता है कि आपने चैप्टर पूरी तरीके से समझ लिया, पूरी तरीके से हमने उसको समाप्त कर लिया, हर सेंस में, थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल, कॉन्सेप्चुअल, किसी भी एंगल से हमें कोई दिक्कत नहीं है, और हम चैप्टर के बिल्कुल अंत में आ चुके हैं। और अब हम यहां पे चेक करेंगे कि हमने कितना क्या सीखा है, हमारा कितना जो कैपेबिलिटी है वो कितनी इनहेंस हुई है, कितनी हमारी ग्रिप मजबूत हुई है, उसका टेस्ट देना है आपको 10 कदम के थ्रू। यहां पे मैं कम बताऊंगा, क्यों? क्योंकि मैं आपको बहुत डिटेल में बहुत कुछ पहले बता चुका हूं, और आपसे टेस्ट किया जाएगा कि आपने कितना सीखा है। और अगर आपने ये 10 सवाल जो 10 कदम में हम आपसे पूछेंगे, ये 10 सवाल अगर आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहे, दैट मींस आपका चैप्टर में ग्रिप जो है वो बहुत अच्छा है, कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर इन 10 सवालों में आप अटक रहे हैं, आपको लग रहा है कुछ कंफ्यूजन है, आप अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, दैट मींस कि आपको चैप्टर को दोबारा से गो थ्रू करने की जरूरत है, अच्छे से रिवाइज करने की जरूरत है, और फिर से 10 कदम अटेम्प्ट करने की आवश्यकता है। और फिर यहां पे आपको का कॉन्फिडेंस जो है वो 90 to 95% तक होना चाहिए, दैट इज मिनिमम। ये तब जब आपने पूरे चैप्टर को सही से सब कंप्लीट कर लिया होगा, तो आपका एक कॉन्फिडेंस जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है सर, तो दिस इज द लास्ट वीडियो फॉर दिस जनरल चैप्टर। जनरल चैप्टर हमने बहुत बेहतरीन से बहुत टाइम लगाया इसके ऊपर। टाइम लगाने का पर्पस इतना ही था कि हमारा जो बेस है वो बहुत सुंदर डेवलप हो, ताकि आगे आने वाले सभी चैप्टर में जब हम इस चैप्टर का जिक्र करेंगे, यहां पे जो रूल्स सीखे, यहां पे जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे उसका जिक्र करेंगे, तो आपको कोई दिक्कत, कठिनाई, कोई परेशानी ना फेस करनी पड़े, आप स्मूथली आगे की चीजों को भी समझते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो पहला सवाल है आपके पास 10 कदम में, डिफाइन जनरल। तो आपको जनरल को डिफाइन करना है। बताइए जनरल को कैसे डिफाइन करेंगे आप? आपसे अगर पूछा जाए कि जनरल को डिफाइन करें, तो आप जनरल को डिफाइन करते वक्त अपने आंसर में क्या लिखेंगे? तो जनरल क्या है आपका? जनरल है आपका बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जनरल को हम क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है। ठीक है सर, ये बात समझ में आई। और क्या है जनरल? इसके अंदर ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रांजैक्शंस को इसके अंदर सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है, और ये किसी भी ट्रांजैक्शन में इसको कब रिकॉर्ड किया जाता है? जब वो ट्रांजैक्शन की घटना घटती है, मतलब कि व्हेन ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस, मतलब जिस दिन ट्रांजैक्शन होती है उसी दिन हमें उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है। और हम रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं? रिकॉर्डिंग हम करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर। तो ये कुछ एलिमेंट्स है जो आप इसके अंदर लिख दोगे तो आपके जनरल की डेफिनेशन पूरी की पूरी हो जाएगी। आपको कोई भी डेफिनेशन बिल्कुल रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, आपको उसके की टर्म्स, की वर्ड्स पता होने चाहिए, उसको आप लिखेंगे, आपका आंसर पूरी तरीके से कंप्लीट है, कोई भी नंबर आपके उसमें नहीं कटेंगे। ठीक है सर, चलिए अगला सवाल आता है ओपनिंग एंट्री। सर क्या होता है ओपनिंग एंट्री? क्या होता है कि जब भी कोई बिजनेस का क्लोजिंग बैलेंस आपके लिए अगले साल के ओपनिंग बैलेंस में उसको ट्रांसफर किया जाता है, तो ओपनिंग बैलेंस में जब ट्रांसफर करते हैं तो साल के शुरुआत में, मतलब 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर, किसी भी साल का जो 1 अप्रैल में जो पहली एंट्री की जाएगी, दैट इज योर ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री की खासियत यह है कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में जो पहली एंट्री होगी वो किसकी होगी? वो ओपनिंग एंट्री की ही होगी। और उसके अंदर हम अपने क्लोजिंग बैलेंसेस को, चाहे वो एसेट के हो, चाहे लायबिलिटी के हो, चाहे कैपिटल के हो, उसको क्या करते हैं? उसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, मतलब उसको उस साल के ओपनिंग में लेके आते हैं। ठीक है सर, नाउ एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री हमने कितने प्रकार की देखी? तो जर्नल एंट्री आपने देखा, एक तो आपका सिंपल जर्नल एंट्री था और दूसरा था आपका कंपाउंड जर्नल एंट्री। सिंपल जर्नल एंट्री क्या होता है? जहां पे आपकी एक ट्रांजैक्शन को, एक अकाउंट को आप डेबिट करते हो और एक अकाउंट को आप क्रेडिट करते हो। और दूसरा आपने देखा क्या? कंपाउंड जर्नल एंट्री, जहां पे आपने क्या बोला कि आपने 2 या 2 से अधिक अकाउंट आपके डेबिट होंगे, या 2 या 2 से अधिक अकाउंट आपके क्रेडिट होंगे, या फिर 2 या 2 से अधिक अकाउंट डेबिट और 2 या 2 से अधिक अकाउंट क्रेडिट साथ में हो सकते हैं। इस टाइप की एंट्री को आप क्या नाम देते हो? कंपाउंड एंट्री का नाम देते हो। ऐसा हम कब करते हैं? जब किसी एक पर्टिकुलर डेट पे कुछ ट्रांजैक्शंस कंडक्ट हो रही हो जो कि एक अकाउंट से रिलेटेड है, तो उस केस में हम क्या पास करना पसंद करते हैं? उस केस में हम कंपाउंड जर्नल एंट्री पास करना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये 2 टाइप की आपकी जर्नल एंट्री है, सिंपल जर्नल एंट्री, कंपाउंड जर्नल एंट्री, और दोनों को हमने समझ लिया। अगला सवाल आता है व्हाट डू यू मीन बाय पोस्टिंग। पोस्टिंग से आप क्या समझते हैं? तो जब आपका जनरल का पार्ट कंप्लीट हो जाता है, जब आपका जनरल का पार्ट कंप्लीट हो जाता है, तो जितने भी आपके जनरल के अंदर अकाउंट्स ओपन हुए हैं, उन सभी अकाउंट्स के, मतलब जितनी भी आपने एंट्री पास की है, उसको 1 बाय 1 कहां लेके जाते हो? आप लेजर में लेके जाते हो, और लेजर में बेसिकली उसकी क्या करते हो? आप पोस्टिंग करते हो। मतलब कि डेट वाइज जब जब जो ट्रांजैक्शन हुआ, सपोज कैश के अंदर आपने 10 बार ट्रांजैक्शन की है, 10 बार जनरल एंट्री पास की है, तो उन 10 आइटम को आप 1 बाय 1 कहां लिखते हो? इस लेजर के अंदर लिखते हो। इस लेजर के अंदर मतलब एक टी शेप अकाउंट आप बनाते हैं, उसके अंदर जहां कैश आपका प्लस हो रहा होगा डेबिट में लिखोगे, जहां माइनस हो रहा होगा क्रेडिट में लिखोगे। और इसके बाद
इस पोस्टिंग के बाद उसका क्या निकालते हो आप, बेसिकली क्लोजिंग बैलेंस निकालते हो कि कितना कैश आया, कितना कैश गया और एट लास्ट कितना पैसा आपके पास बचा है। तो ऐसी सभी अकाउंट्स की जिनकी भी आपने जर्नल एंट्री पास की है, उन सभी को जब हम लेजर में ट्रांसफर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पोस्टिंग। उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम पोस्टिंग का नाम देते हैं। ठीक है सर, अगला सवाल आता है थ्योरी में लास्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन कैश डिस्काउंट एंड क्रेडिट डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के बीच में डिफरेंस बताना है। ये हमने बहुत ही डिटेल में पीछे देखा है, और अगर जिसने नहीं भी देखा है तो उसने भी सवाल में इतना इसको कर लिया है कि आपको इसके अंदर 2-3 डिफरेंस तो आप ऐसे चलते फिरते बता दोगे। क्या है सर, कैश डिस्काउंट क्यों होता है, कैश डिस्काउंट होता है प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, इमीडिएट पेमेंट के लिए। और ट्रेड डिस्काउंट क्यों होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है आपके बल्क सेल के लिए, बल्क सेल को प्रमोट करने के लिए, सेल्स के टर्नओवर को बढ़ाने के लिए आप ट्रेड डिस्काउंट का ऑफर देते हो। कैश डिस्काउंट वो है जिसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट वो है जिसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ये दो बिल्कुल फेमस प्रसिद्ध आपके डिफरेंसेस है जो कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट को आप प्रैक्टिकली भी देख के चलते हो, प्रैक्टिकल सवाल में भी इसको यूज करके चलते हो। तो ये आपको मोटे तौर पे पता होना चाहिए। नाउ आगे बढ़िए, 6th क्वेश्चन है। अब मैं यहीं पे इसको सॉल्व कर दूंगा मोटे मोटे तौर पे, और आपको ये पहले से पता होना चाहिए। पहले आप इसका आंसर बताएंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6, गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव 2000 रुपए। क्या ऐसा आपने पीछे पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। तो बताइए फटाफट, अगर इंटरेस्ट आपको रिसीव हो जाता तो आप एंट्री क्या करते हो। मैं तो आपको जैसे सिखाया है मैं वैसे ही बताऊंगा। इंटरेस्ट रिसीव होता तो आप एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। लेकिन इंटरेस्ट आपको रिसीव नहीं हुआ तो आप कैश अकाउंट ना लिख के आप क्या लिखोगे इसकी जगह पे, एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, कितने से, 2000 रुपए से। सिंपल। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड को हम इसी तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। हाँ जी सर। रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड 1000 रुपए, 1000 रुपए का रेंट है, ड्यू हो गया, पे नहीं किया। सेम बात, अगर रेंट पे कर देते तो एंट्री क्या करते, रेंट अकाउंट डेबिट, जो भी खर्चा है वो डेबिट होगा टू कैश अकाउंट। लेकिन आपने पे नहीं किया तो कैश तो आपका गया नहीं, खर्चा तो है, तो रेंट अकाउंट डेबिट तो होगा। लेकिन क्रेडिट में क्या आएगा, क्रेडिट में आएगा आपका आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। क्रेडिट में क्या आएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउट। अमाउंट कितना, 1000 रुपए। आई होप दिस इज ऑल्सो फाइन। नरेशन में क्या लिखोगे, सेम टू सेम सवाल। आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 3000 रिलेट्स टू नेक्स्ट ईयर। 3000 रुपए का आपने अगले साल का रेंट इस साल पे कर दिया। जब आप अगले साल का रेंट पे करते हो तो क्या वो इस साल का खर्चा है, नहीं सर, वो तो अगले साल का खर्चा था। तो जब अगले साल का खर्चा था तो आपने सपोज रेंट पे किया, तो रेंट पे करते वक्त आपने एंट्री क्या कर ली, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो आपको बेसिक पता होगा ना, आप कोई भी एंट्री बना लोगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन ये जो रेंट पे किया वो आपका रेंट ही नहीं है, वो तो अगले साल का है, इस साल का तो वो रेंट ही नहीं है। तो इस साल आप उसको क्या बोलोगे, उसको रेंट ना बोल के उसको आप क्या बोलोगे, प्रीपेड रेंट। क्या बोलोगे, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, दैट्स इट। सिंपल। आपको बेसिक खर्चे की एंट्री पता होनी चाहिए। उसके बाद चाहे एक्रूड हो, चाहे आउटस्टैंडिंग हो, चाहे प्रीपेड हो या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो, आप सारी टाइप की एंट्री बना लोगे अगर आपको बेसिक इनकम और एक्सपेंस की एंट्री पता है तो। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 6 पे हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं, आपकी टेस्टिंग को और आगे लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। कह रहा है जर्नल एंट्री पास करनी है इन ट्रांजैक्शंस की। 3 ट्रांजैक्शंस आपको दिए हुए हैं। सबसे पहला है कि आपने गुड्स खरीदा है, लिस्ट प्राइस है 50,000 रुपए, फ्रॉम रवि, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट एंड पेड 40% बाय चेक। पैसा कितना मिला है, सिर्फ 40% मिला है, तो कैश डिस्काउंट किस पे अप्लाई करेंगे, सर पूरे पे अप्लाई करेंगे। गलत जवाब। आप किस पे अप्लाई करोगे, सिर्फ और सिर्फ 40% पे ही डिस्काउंट अप्लाई करोगे। कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, सर ट्रेड डिस्काउंट भी 40% पे करेंगे। गलत जवाब। ट्रेड डिस्काउंट जो है उससे पेमेंट का कोई लेना देना नहीं होता, तो ट्रेड डिस्काउंट पूरी के पूरे आपके परचेज के ऊपर अप्लाई होगा। लेकिन कैश डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ जितना आप पैसा दोगे उसके ऊपर ही अप्लाई किया जाता है। आइए सर इसकी कैलकुलेशन देख ले। तो 50,000 रुपए का आपका लिस्ट प्राइस था, ट्रेड डिस्काउंट पूरे पे अप्लाई करेंगे तो 20% कितना आएगा, 10,000 रुपए। कितना बैलेंस बचेगा सर, 40,000 रुपए। अब 40,000 का पूरे मिल गए, नहीं सर 40% मिला है, तो बताओ 40% कितना आएगा 40,000 का, 16,000 रुपए। 16,000 मिल गया तो कितना नहीं मिला, 24,000 रुपए। ठीक है सर। आगे अब डिस्काउंट कितना देना था, 2%, तो हम 2% डिस्काउंट किस पे देंगे, सिर्फ और सिर्फ 16,000 रुपए पे। तो 16,000 रुपए का 2% आपका कितना आएगा, 320 रुपए। 320 रुपए इसमें से माइनस कर दो तो कितना पैसा आएगा, 15,680 रुपए। ये आपको पैसे देने पड़ेंगे। ये आपको डिस्काउंट मिला है और 24,000 रुपए आपने अभी नहीं दिए, भविष्य में दोगे, ये आपका क्रेडिटर बनेगा। ये हमने कैलकुलेशन सीखी कि इस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं इस सवाल की। अब इसको एंट्री में ले आओ। तो आपने परचेज किया, तो बताओ परचेज की एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं। ठीक है सर। और क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू
कुछ आपने पैसा दे दिया, पैसा कैसे दिया है, कैश या चेक, तो चेक से दिया है सर, तो कैश नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। और आपको कुछ फायदा हुआ है क्या, बिल्कुल सर, डिस्काउंट मिला, जब हमने पैसे दिया तो हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। और सारे पैसे दे दिए क्या, नहीं सर सारे पैसे नहीं दिए, कुछ पैसे बचते हैं, तो कुछ पैसे आप बाद में दोगे, तो आप उसका नाम लिखोगे। आपने गुड्स किससे खरीदा है, रवि से, तो जब आप रवि को बाद में पैसे दोगे तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा टू रवि। गुड्स टोटल कितने का खरीदा आपने, 40,000 रुपए का। ये सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट होता है, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है, तो इसको छोड़ दो। गुड्स आपने परचेज कितने का किया, 40,000, तो डेबिट कितने से, 40,000 रुपए से। पैसा कितना गया, 15,680, तो 15,680 यहां पे आएगा। डिस्काउंट कितना मिला है, 320 रुपए। और रवि में कितना आएगा, 24,000 रुपए, जो कि आपको भविष्य में देने पड़ेंगे, आपने अभी नहीं दिया है, आपने पेमेंट सिर्फ 40% की है। 40% का आपका लायबिलिटी है, उधार है, क्रेडिटर है, जिसका नाम है रवि। ओके सर, ये था परचेज का। सेम पैटर्न पे आपको सेल्स का एक सवाल दिया हुआ है। सर ये सवाल हम खुद करेंगे, आपको खुद ही करना है, सारे सवाल आपको खुद करने हैं, मैं करा ही नहीं रहा हूं। आप ये मान के चलिए कि आप वीडियो पॉज करेंगे, खुद से उसको अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद आप अपनी अटेम्प्ट जो आपने किया उसको क्रॉस चेक कर लेंगे मेरे आंसर से, वो मैं करा रहा हूं यहां पे, ठीक है ना। आपको सिर्फ आंसर देख के आगे नहीं बढ़ना है। तो ये परचेज का था, ये सेम टू सेम सेल का है। आइटम मोटा मोटा सेम दिया हुआ है, 1 लाख रुपए का लिस्ट प्राइस था, 20% का ट्रेड डिस्काउंट था, 2% का कैश डिस्काउंट था, और जो पेमेंट हुई है वो कितनी हुई है, सिर्फ और सिर्फ 50%। तो कैश डिस्काउंट किस पे लगेगा, सिर्फ और सिर्फ 50% पे लगेगा। कैलकुलेशन पार्ट देख लेते हैं। तो 1 लाख रुपए का आपका क्या है, लिस्ट प्राइस, ठीक है सर। ट्रेड डिस्काउंट 20% कितना आएगा, 20,000 रुपए, माइनस कर दो, कितना बचा, 80,000 रुपए। इसको भूल जाओ। 80,000 में से कैश कितना मिला है, 50%, मतलब पेमेंट कितनी हुई है 50%, तो 50% कितना आएगा, 40,000 रुपए। कितनी पेमेंट नहीं हुई, बाकी का 40,000। कैश डिस्काउंट किस पे लगेगा, सिर्फ 40,000 के ऊपर कितना, 2%, तो 40,000 का 2% कितना आएगा, 800 रुपए। दैट मीन्स पेमेंट कितनी करनी है आपको, 39,200 रुपीज। ये तो हो गया कैलकुलेशन। और इसको एंट्री में लेके आते हैं। तो यहां आपने सेल किया है, तो जब सेल करोगे तो आपको पैसा मिलेगा। आपको जो पैसा मिला है वो चेक से मिला है, तो आप बोलोगे बैंक अकाउंट डेबिट। कुछ मिला, कुछ क्या आपने डिस्काउंट दिया, बिल्कुल दिया सर, डिस्काउंट दिया तो हमारा नुकसान है, तो आप बोलोगे डिस्काउंट अलाउड, ये भी डेबिट हो जाएगा। उसके बाद कुछ पैसा हमें भविष्य में मिलेगा, कितना, 50% भविष्य मिलेगा। किससे मिलना है, मोहन से, तो हम क्या लिखेंगे, मोहन का नाम, मोहन, डेबिट। और इन सबको मिला के आपने क्या किया, अल्टीमेटली सेल्स किया है, तो सेल्स अकाउंट का क्रेडिट हो जाएगा। सेल्स अकाउंट में कितना आना है, 80,000 रुपए, और यहां पे 80,000 के टुकड़े, टुकड़े कितना, तो पैसा कितना मिला, 39,200। डिस्काउंट कितना दिया आपने, 800 रुपए का, और 40,000 रुपए वो है जो आपको भविष्य में मिलेगा। तो इस तरीके से हमारी एंट्री पास होगी। नरेशन में उतारोगे पूरा का पूरा सवाल। अगला आता है पेड इनकम टैक्स थ्रू चेक, 2,000 रुपए। इनकम टैक्स में हमने देखा था कि चाहे लाइफ इंश्योरेंस पे करे, चाहे इनकम टैक्स पे करे, ये प्रोप्राइटर का होता है, मतलब ये उसका पर्सनल एक्सपेंस होता है जो कि हम बिजनेस से पे कर रहे हैं। और किसी भी प्रोप्राइटर का अगर आप कोई पर्सनल एक्सपेंस पे कर रहे हो तो अल्टीमेटली क्या है, वो है ड्रॉइंग। तो आपने बेसिकली ड्रॉइंग करवाई है कितने की, 2,000 रुपए की, और आपने इसकी पेमेंट की है चेक से, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, बैंक। पेमेंट कहां से जा रही है, आपके बैंक के थ्रू। जो आपका बैंक है वो यहाँ पे गिवर है, तो क्रेडिट आप कर दोगे अपने गिवर को। कितना अमाउंट आएगा, 2,000 रुपए। तो बेसिकली कोई इनकम टैक्स पे करे वो भी ड्रॉइंग है, तो ड्रॉइंग टू बैंक। कोई अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करे तो वो भी लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या हुआ, लाइफ किसकी होती है, प्रोप्राइटर की। तो इसलिए हम कहते हैं कि वो भी ड्रॉइंग है, बिजनेस की कोई लाइफ नहीं होती है। बिजनेस का इंश्योरेंस प्रीमियम हो सकता है, लेकिन अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है दैट मींस वो किसका है, वो है प्रोप्राइटर का, क्योंकि लाइफ जब रिलेट करेगी तो किससे करेगी, किसी ह्यूमन बींग से। और ह्यूमन बींग कौन होता है किसी बिजनेस के अंदर, उसका मालिक बोले तो प्रोप्राइटर। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने अटेम्प्ट कर लिया। हमने किया है, हाँ जी हमने खुद से किया सर, हमने आपसे नकल नहीं मारी, हमने खुद से अटेम्प्ट किया, उसके बाद हमने क्रॉस चेक किया है। चलिए जी, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, रिसीव्ड 60 पैसा इन अ रुपी फ्रॉम ऑफिशियल रिसीवर ऑफ मिस्टर रवि हु ओड 10,000 रुपीज। 10,000 रुपए थे जो रवि से हमें लेने थे, वो बंदा हो गया इंसॉल्वेंट, और उसका ऑफिशियल रिसीवर कह रहा है कि भाई साहब कितना देंगे, सिर्फ और सिर्फ 60 पैसा इन अ रुपी। 60 पैसा इन अ रुपी का मतलब क्या होता है, 60% मिलेगा। 60% मिलेगा, इसका मतलब क्या है कि कितना पैसा डूब गया, 40%। 40% डूबा, इसका मतलब क्या है कि वो बैड डेट हो गया, वो आपका बैड डेट हो गया। अब बताओ इसकी एंट्री क्या होगी। तो कुछ पैसा आपको मिल रहा है, कुछ पैसा आपको मिल रहा है, चेक की बात नहीं कर रहा है तो आप कैश में ले लोगे, कैश अकाउंट डेबिट। कुछ पैसा आपका डूब गया, जो डूब गया वो नुकसान है, नुकसान सारे करते हैं हम डेबिट, तो बैड डेट हो जाएगा आपका डेबिट टू। किससे ये पैसा मिल रहा है, तो पैसा जिससे मिल रहा है उसका नाम क्या है, मिस्टर रवि। तो मिस्टर रवि का अकाउंट कितने सेटल करना पड़ेगा, 10,000 से, क्योंकि उससे लेने कितने थे, 10,000, मतलब डेटर कितने का था, 10,000 का। डेबिट बैलेंस कितना था, 10,000 का। उस बैलेंस को जीरो करने के लिए आप क्या करोगे,
क्रेडिट कर दोगे 10,000 रुपए। 60% मिला है मतलब 6,000 रुपए कैश में आएगा और 40% डूब गया मतलब 4,000 रुपए आपका बेड डेट में आ जाएगा। वेरी सिंपल। चलिए सर, पेड ₹7,300 टू रवि इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹7,500। मतलब कि हमें रवि से उधारी थी 7,500 रुपए की, हमें रवि को चुकाने थे 7,500 रुपए, लेकिन हमने कहा भैया 7,300 रुपए देंगे और फुल सेटलमेंट करना पड़ेगा। सामने वाला मान गया, बहुत अच्छी बात है। तो आपको फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है? आपको यहां पे फायदा हुआ है। आपको किसी को 7,500 रुपए देने थे और आपने उसको 7,300 में ही निपटा दिया। आपने उसको 7,300 में ही निपटा दिया। तो जिसको आपको पैसे देने थे, जो उसको आप पेमेंट करते हो, तो उसकी एंट्री क्या करते हो? आप बोलते हो रवि अकाउंट डेबिट टू कैश। तो रवि डेबिट तो होगा, टू कैश क्रेडिट भी होगा, लेकिन रवि जो डेबिट हो रहा है वो कितने से हो रहा है? 7,500 से। पैसे जो आप दे रहे हो वो कह रहे हो 7,300 रुपए, मतलब आपका कुछ फायदा है कितने का? 200 रुपए का। इस 200 रुपए के फायदे को आप क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो डिस्काउंट रिसीव्ड। आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है किससे? रवि से। रवि ने कहा 7,500 के बदले 7,300 दो और मौज लो, तो आपको 200 रुपए का यहां पे डिस्काउंट रिसीव हुआ है, वो आपके लिए इनकम है और इनकम को आप क्या करोगे? क्या? क्रेडिट। ठीक है सर। नाउ अगला है रिसीव्ड कैश फ्रॉम रवि फॉर अ बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर 500 रुपए। पिछले साल कोई बैड डेट था, वो आपने राइट ऑफ कर दिया था, अब वो आपको रिकवर हो गया और रिकवर हुआ है कैश में। किससे मिला है? रवि से मिला है। कितने पैसे मिले हैं? 500 रुपए। तो जब आपको कोई बैड डेट मतलब डूबा हुआ पैसा जब आपको मिलता है तो आप बोलते हो ये आपको हुआ है इनकम, और इनकम सारी क्या होती है? क्रेडिट। पैसे मिल रहे हैं कैश में, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। सर बैड डेट रिकवर लिखेंगे क्या? रवि नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल भी नहीं। कभी भी कोई इनकम और एक्सपेंस जो है वो इनकम और एक्सपेंस के नाम से ही रिकॉर्ड की जाती है, किसी भी व्यक्ति का नाम यूज नहीं किया जाता। जैसे सैलरी पे करेंगे रवि को, तो रवि से मतलब नहीं, हम लिखते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। वैसे इंटरेस्ट रिसीव होगा रवि से, तो हम लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। हमें रवि से मतलब नहीं है। तो कोई भी खर्चा हो, कोई भी इनकम हो, हम व्यक्ति का नाम नहीं लिखते हैं, हम उस इनकम का नाम लिखते हैं। तो सेम फैशन पे यहां पे भी होगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। कितना? 500 रुपए। तो 500 रुपए कैश में डेबिट और 500 रुपए बैड डेट रिकवर्ड में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लिया सर हमने। अच्छा जी, आप कर रहे हो? हाँ जी सर, हम कर रहे हैं, हम बस चेक कर रहे हैं आपसे, बट अटेम्प्ट हम खुद कर रहे हैं पूरी की पूरी ईमानदारी के साथ। चलिए जी, तो यही एक्सपेक्टेड है आपसे कि आप पूरी ईमानदारी के साथ अटेम्प्ट कर रहे होंगे और आपको चीजें सारी समझ में भी आ रही होंगी। बचे हुए 2 सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पहली ट्रांजेक्शन क्या है? गुड्स वर्थ 400 वर गिवन एज चैरिटी आउट ऑफ बिजनेस। आपने चैरिटी किया है, गुड्स बांटा है 400 रुपए का। जब चैरिटी करते तो एंट्री क्या होती है? तो चैरिटी हमारा फायदा या नुकसान है? सर चैरिटी हमारा नुकसान है, और नुकसान सारे होते हैं डेबिट। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू, आपने गुड्स दिया है तो आपको परचेज की वैल्यू को रिड्यूस करना पड़ेगा, तो परचेज अकाउंट हो जाएगा आपका क्रेडिट। अमाउंट कितना आएगा? 400 रुपए की चैरिटी, 400 रुपए का गुड्स। वेरी सिंपल। आगे बढ़िए। रिसीव्ड कैश ₹500 ऑफ अ बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। तो सेम पॉइंट अभी हमने पीछे अटेम्प्ट किया था, बट ये अलग सवाल है, नया सवाल है, इसलिए इसके अंदर ये पॉइंट दोबारा से रिपीट किया गया है कि आपका कोई पिछले साल बैड डेट हो गया था, वो आपने रिकवर किया और आपको 500 रुपए मिले हैं। एंट्री हमने जस्ट अभी देखी थी, एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। पूरा लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म लिखने के पाप चढ़ता है, नंबर कटता है, इसलिए आपको ना पाप चढ़ाना है ना नंबर कटाना है, आपको पूरा का पूरा लिखना है अपने एग्जाम के अंदर। बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट कितना मिल रहा है? 500 रुपए। आगे बढ़िए। इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग 5%, टोटल ड्राइंग था 10,000 रुपए। 10,000 का 5% कितना आएगा? 500 रुपए। अब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री करनी है, तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम होती है, और उस इनकम को आप कहां से एडजस्ट करते हो? उसी के ड्राइंग से एडजस्ट करते हो। तो उसकी एंट्री क्या करते हैं हम? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा? 500 रुपए, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका क्या है? इनकम है, इसलिए वो क्रेडिट हो रहा है, और ये पैसा आप एडजस्ट क्या कर रहे हो? उसके ड्राइंग से ही एडजस्ट कर रहे हो। आप ड्राइंग में भी लिख सकते हो, कैपिटल में भी लिख सकते हो, लेकिन अगर फेवरेट की बात करें तो हमने देखा है पीछे जब हमने पढ़ाई की थी कि जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करेंगे तो हम ड्राइंग अकाउंट लिखना पसंद करते हैं, और जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं तो हम कैपिटल लिखना पसंद करते हैं, कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। ठीक है सर। अल्टीमेटली वो जाएगा कैपिटल के अंदर ही, चाहे आप ड्राइंग लिखोगे तब भी वो कैपिटल में जाएगा, और कैपिटल को आप डेबिट कर दोगे, उसका मतलब भी वही है कि कैपिटल से वो माइनस हो रहा है। ओके सर, आगे बढ़िए। डी पॉइंट आता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 600 रुपए। आपको मैंने पीछे ही समझाया था कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब लाइफ किसकी होती है? प्रोप्राइटर की। मतलब प्रोप्राइटर अपने घर का खर्चा पे कर रहा है, अपना पर्सनल खर्चा पे कर रहा है। कितने का? 600 रुपए का पर्सनल खर्चा पे करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ड्राइंग। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, आपने पेमेंट की है तो ऑब्वियसली कैश में की होगी, कुछ नहीं पता है तो हम मान लेंगे कैश में पेमेंट हुई है। कितने की? 600 रुपए की। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। अगला,
रिसीव्ड रुपीज 975 फ्रॉम मोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 1000 रुपए। 1000 रुपए मिलने थे, उसने अकाउंट सेटल किया, उसने कहा भाई साहब पैसा कितना देंगे, 975 रुपए देंगे। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, दे दो जी। तो बाकी का आपने उसको क्या दे दिया, 25 रुपए का डिस्काउंट। आपने डिस्काउंट दिया, आपका फायदा है कि नुकसान है? सर डिस्काउंट देते हैं तो हमारा नुकसान होता है, तो बिल्कुल ये आपका नुकसान है। एंट्री क्या करोगे, तो आपको कुछ रिसीव हो रहा है। रिसीव कैसे हो रहा है नहीं पता, तो हम मान लेंगे कैश में हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट 975। आपने डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट अलाउड भी आपका नुकसान है, तो डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा डेबिट कितने का, 25 का। और 2 अल्टीमेटली जो अकाउंट सेटल हो रहा है वो किसका सेटल हो रहा है, मोहन का। और सेटल कितने से हो रहा है, पूरे के पूरे 1000 रुपए से। नरेशन में सेम टू सेम सवाल। अगला, रिसीव्ड अ फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 60 पैसा इन अ रुपी फ्रॉम ऑफिशियल रिसीवर ऑफ मिस्टर रवि हु ओड 1000 रुपीज। 1000 रुपीज लेके बैठे थे भाई साहब, इंसॉल्वेंट हो गए और इनके रिसीवर ने कहा कि भाई साहब 60 पैसा देंगे फुल एंड फाइनल, फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड के रूप में मान लो, जो मिल रहा है ले लो, बाकी तो पैसा तुम्हारा डूब गया। क्यों डूब गया, क्योंकि भाई साहब हो गए हैं क्या, इंसॉल्वेंट। तो 1000 में 60 पैसा इन अ रुपी का मतलब क्या होता है, 60%। तो 60% मिल रहा है मतलब 600 मिल रहा है, डूब कितना रहा है 40% मतलब 400। आइए जी एंट्री क्या करेंगे इसकी, तो आपको पैसा मिल रहा है तो आप बोलोगे कैश अकाउंट डेबिट, कितना मिल रहा है 600 रुपए। कुछ डूब भी रहा है क्या, हाँ सर डूब रहा है, डूब रहा है तो नुकसान है, नुकसान सारे होते हैं डेबिट। तो बेड डेट अकाउंट डेबिट कितना 400 रुपए। और अल्टीमेटली जो पूरा अकाउंट है वो सेटल कितने का होगा, वो होगा मिस्टर रवि का पूरे के पूरे 1000 रुपए का, जो कि आपको अब नहीं मिलेंगे। इस 1000 के बदले आपको 600 मिल गया और बाकी 400 आपका डूब गया, वो आप डेबिट कर देंगे। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9। आई होप दिस इज ऑल्सो फाइन, कोई दिक्कत आपको परेशानी इसके अंदर नहीं हुई होगी। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 10। 4 पॉइंट दिए हुए इसके अंदर। सबसे पहला पॉइंट आता है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, 800 रुपए के सामान में आग लग गई, बताओ उसकी एंट्री क्या होगी। तो गुड्स में जब आग लग जाती है तो आपका होता है नुकसान, और नुकसान को आप क्या बोलते हो, नुकसान को बोलते हो आप लॉस बाय फायर। इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, एक ही बात है। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 2 गुड्स में हुआ है, तो अल्टीमेटली गुड्स आपके कम हो जाएंगे, गुड्स की वैल्यू को कम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यूज क्या करते हैं, परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा, अमाउंट आएगा कितना 800 रुपए। ओके सर। अगला, पेड ₹4000 इन कैश एज वेजेस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ अ मशीनरी। तो सर ऐसा कुछ हमने सीखा था, क्या सीखा था कि जब किसी मशीनरी को पुट टू यूज करने तक, मशीनरी को लाने का खर्चा, उसको चालू करने का खर्चा, उसको इंस्टॉल करवाने का खर्चा, सारे खर्चे जो होते हैं वो उसी एसेट के अंदर ऐड हो जाता है। तो यहां पे मशीनरी है तो ये जो खर्चा है ये मशीनरी में ही ऐड हो जाएगा। मशीनरी में ऐड का मतलब क्या हुआ कि मशीनरी अकाउंट आपका डेबिट होगा, ना कि वेजेस अकाउंट। ठीक है सर, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 2। आपने पेमेंट कैसे की है, कैश में, तो कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, अमाउंट कितना आएगा 4000 और 4000। आगे बढ़ते हैं। इशूड अ चेक इन फेवर ऑफ मेसर्स रवि कुमार एंड सन्स ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स वर्थ 10,000 रुपीज। 10,000 रुपए का कोई गुड्स है, उसके बिहाफ पे आपने चेक इशू किया है, कितने का 10,000 रुपए का। आपने गुड्स खरीदा था 10,000 रुपए का, किससे, मेसर्स रवि कुमार एंड सन्स। तो हमने क्या देखा था कि जब आप गुड्स परचेज करते हो और उसके बिहाफ पे आपको इस तरीके से पेमेंट करनी होती है, तो इसमें हमने 2 बातें सीखी हैं। 2 बातें क्या सीखी हैं, पहला शॉर्टकट क्या हो सकता है कि आप बोलो भाई साहब परचेज की एंट्री करते हैं, क्या एंट्री करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट 2। आपने चेक इशू किया है तो आप क्या बोलोगे, बैंक अकाउंट। ठीक है सर, अमाउंट कितना आएगा, तो गुड्स कितने का था 10,000 रुपए का, तो 10,000 रुपए और 10,000 रुपए। एक शॉर्टकट ये था। दूसरा हमने क्या कहा था कि कोई बच्चा बहुत डीप में जाना चाहे और बहुत एनालाइज करके बोले तो बोल सकता है कि इसके अंदर मोटी मोटी 2 अलग अलग बातें हो रही हैं। एक कि चेक इशू किया गया, और दूसरा क्यों इशू किया गया, क्योंकि हमने कुछ परचेज किया था। तो हम परचेज की एंट्री अलग कर सकते हैं और चेक इशू करने की एंट्री अलग कर सकते हैं। कैसे करेंगे सर, तो परचेज की एंट्री क्या होगी, जब आपने चेक इशू नहीं किया है। चेक इशू नहीं किया है इसका मतलब क्या है कि हमने परचेज कैसे किया है, क्रेडिट पे परचेज किया है। तो उस केस में एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट 2 मेसर्स रवि कुमार एंड सन्स, उसके नाम पे डाल देंगे, मतलब क्रेडिटर बन गया बेसिकली हमारा। हमने परचेज किया, इस बंदे को पैसे हमें देने पड़ेंगे 10,000 रुपए। और जब हम इसको चेक दे देंगे तो उसके इसमें एंट्री क्या करेंगे, मेसर्स रवि कुमार एंड सन्स डेबिट 2। चेक दिया तो हमारा बैंक क्रेडिट हो जाएगा, कितने से, वही 10,000 से। तो ये आपने उस एंट्री को 2 पार्ट में तोड़ दिया, अल्टीमेटली रिजल्ट यही निकलेगा। बट देखने का नजरिया है, मैंने आपको बताया था कि जब आपके एग्जाम के अंदर ये सवाल आया और उसके अंदर मार्क्स आपको थोड़े ज्यादा मिल रहे हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि इसके ऊपर आपको 2 एंट्री करना चाहिए, तो आप मार्क्स अकॉर्डिंग 2 एंट्री कर सकते हो। और अगर बहुत छोटा सवाल है, आधे नंबर आपको मिल रहे हैं इस एंट्री के लिए, तो आप 2 एंट्री ना करें, प्रेफरेबली वहां पे 1 एंट्री करें, क्योंकि आपको टाइम भी बचाना है, आपको और सवाल भी अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो बेस्ड ऑन योर
वेटेज, मार्क्स की वेटेज के अकॉर्डिंग आप दिमाग लगा सकते हैं, उस हिसाब से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये वाला तो कोई गलती से भी कुछ नहीं कह पाएगा, बट अगर बड़े मार्क्स का होगा तो आप अगर ये करके आओगे तो हो सकता है वो बोले कि भैया 54 काट लेते हैं, बच्चे ने बहुत शॉर्टकट मार दिया है। तो इसलिए आपको दोनों बातें पता होनी चाहिए। ठीक है सर, आगे बढ़िए। गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग 6,000 रुपए टू मेसर्स मोहन एंड सन्स एट एन इनवॉइस प्राइस 10% अबव कॉस्ट लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है सर, तो हमने बेसिकली सेल्स की, उसकी एंट्री करनी है अपने को। कैलकुलेशन पार्ट पहले देख लेते हैं। तो 6,000 रुपए का कॉस्ट था, इसने कहा कि इनवॉइस प्राइस कितना होगा 10% अबव कॉस्ट। इनवॉइस प्राइस कितना होगा 10% अबव कॉस्ट, तो कॉस्ट में 10% जोड़ना पड़ेगा, कितना आएगा 600 रुपए। इनवॉइस प्राइस क्या बन गया 6,600 रुपए, और लेस करना है क्या ट्रेड डिस्काउंट 5%, तो 5% इसमें से लेस करोगे कितना आएगा 330 रुपए, लेस करके कितना आ जाएगा 6270। ये हमने प्रॉफिट जोड़ा है कैलकुलेशन का पार्ट, ये हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया है कैलकुलेशन का पार्ट। मतलब ये में से इतना पार्ट जो है ये सिर्फ कैलकुलेशन में दिखाई देता है, बट इसको हम एंट्री में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो अल्टीमेटली आपकी सेल्स की फिगर कितनी आ गई 6270। अब बताओ सेल्स की एंट्री क्या करते हो। तो यहां पे कैश डिस्काउंट तो है नहीं, तो आप ये तो बोल नहीं सकते कि कैश सेल है, आप ये तो बोल नहीं सकते कि कैश सेल है। कैश सेल की आपको कोई जानकारी नहीं दे रखी है। क्रेडिट सेल के लिए जानकारी क्या चाहिए होती है हमें चाहिए होता है पार्टी का नाम। क्या पार्टी का नाम दिया है, बिल्कुल दिया है। तो बताओ क्रेडिट सेल की एंट्री क्या करोगे, आप बोलोगे मेसर्स मोहन एंड सन्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मेसर्स मोहन एंड सन्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट। वैल्यू कितनी आएगी 6270, 6270। तो इस तरीके से आपकी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। बेसिकली क्रेडिट सेल की एंट्री करी है, जो नाम पता था वो नाम डेबिट टू सेल्स। चलिए जी, तो बहुत बहुत बधाई आपको, आपने फाइनली जर्नल एंट्री का चैप्टर बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लिया है। मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जो भी इन वीडियोस को देख रहे हैं और इससे फायदा उठा रहे हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि जो आपको फायदा मिल रहा है वो आप मुझ तक सूचित करें, ताकि मुझे ये पता लगे कि जितने भी आपके लिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं, जितनी भी आपके ऊपर मेहनत की जा रही है, वो सारी कामयाब हो रही है, आप तक वो बातें पहुंच रही हैं और आपको उसका बेनिफिट मिल रहा है। इन चीजों से एक तो मोटिवेशन आती है और दूसरा रिकॉग्निशन होता है, जिससे कि मोटे तौर पे हम जो सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें कि आप कह सकते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्विस प्रोवाइड की जा रही है ओवर द यूट्यूब प्लेटफॉर्म, तो वो कितना बेनिफिशियल है और हम और किन किन सब्जेक्ट्स में काम कर सकते हैं, किन किन सब्जेक्ट्स के कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि वो लोग स्पेशली जो कि ट्यूशंस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, नीडी स्टूडेंट्स हैं, जिनको की पढ़ाई करनी तो है बट बहुत अच्छी उनके पास सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, कुछ ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जहां पे उनके पास ऐसी फैसिलिटीज नहीं है, और अल्टीमेटली कह सकते हैं कि उनके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छे खासे कोचिंग्स को। तो उनके लिए क्वालिटी कंटेंट, अच्छा कंटेंट, अच्छी नॉलेज कैसे मिले घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आपको यहां पे प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है। तो आपको थोड़ा सा इसको अप्रिशिएट करना है, थोड़ा तक लोगों तक पहुंचाना है, थोड़ा सा सब्सक्राइब करना है चैनल को, ताकि अल्टीमेटली एक ओवरऑल मोटिवेशन आए उनके लिए जो आपके लिए इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं। आई होप मेरी बात से आप एग्री होंगे और आप इसके अकॉर्डिंग एक्ट भी करेंगे। चलिए जी, तो मिलेंगे नए चैप्टर के साथ नए पार्ट में। फिलहाल इसको यहीं कंक्लूड करते हैं और आपके फीडबैक का हम इंतजार रहेगा हमें।